अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजद रज़ा है और आप देख रहे हैं टुकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो पावर्ड बाय बज़्म मुस्तफ़ा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ CS 507 वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स है। तो हमारा आज का लेक्चर का नेम है यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा लेक्चर नंबर है 4। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो 4 तरह का होता है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दूसरा है कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है इसका मैनेजमेंट स्टाइल, और 4 नंबर पे है डिसीजन मेकिंग स्टाइल। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें 2 टाइप्स ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल और फ्लैट स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इसकी 3 पॉइंट हैं, लोअर नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स पर सुपरवाइज़र, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, ग्रेटर नंबर ऑफ लेवल। ये 3 ही पॉइंट इसमें काम आते हैं हायरार्किकल में। इसकी बेहतर समझ के लिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है, जिसके सबसे टॉप पे है CEO के बाद दूसरे नंबर पे जो आ रही है कैटेगरी, उसमें आ रहे हैं डायरेक्टर। इसमें 3 डायरेक्टर हैं जो CEO ने रखे हुए हैं। आगे डायरेक्टर ने मैनेजर रखे हुए हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, और मैनेजर आगे एम्प्लॉय से काम ले रहा है डिफरेंट तरह के। तो इसका मतलब ये एक लॉन्ग चेन, पीछे चलते हैं, इसमें लॉन्ग चेन कमांड है, यानी सबसे पहले CEO है, उसके बाद 3 डायरेक्टर हैं, उसके बाद मैनेजर आ रहे हैं, तो मैनेजर के नीचे दूसरे एम्प्लॉय आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग चेन कह सकते हैं। इसमें हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसमें जो चेन होगी वो लॉन्ग होगी। इसमें काफ़ी बंदे जो काम कर रहे हैं, वो कुछ डायरेक्टर हैं, कुछ मैनेजर हैं, कुछ नीचे एम्प्लॉय हैं जो डिफरेंट तरह के टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग चेन कहलाती है। उसके बाद आता है फ्लैट स्ट्रक्चर। अब देखते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हाई नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स पर सुपरवाइज़र, शॉर्ट चेन ऑफ कमांड एंड लेस नंबर ऑफ लेवल। पीछे हमने पढ़ा था कि वो लॉन्ग चेन ऑफ कमांड होती थी, और दूसरा पढ़ा था यानी कि ज़्यादा बंदे भी उसमें लेवल में हो सकते हैं, मगर इसमें लेस नंबर ऑफ़ लेवल है, यानी कम इसमें लेवल्स होंगे। तो इसकी इमेज से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो इमेज देखते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर का। यहाँ पे एक डायरेक्टर है, यानी कि एक CEO ने एक डायरेक्टर रखा हुआ है, और डायरेक्टर के नीचे 4 मैनेजर काम कर रहे हैं, और मैनेजर के नीचे कुछ एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं। इसका मतलब जो फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस पे मैनेजर कम होंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एम्प्लॉय की जो तादाद है वो आप बढ़ा देते हैं और मैनेजर की तादाद कम कर देते हैं। इसका प्रोडक्शन पे भी अच्छा असर पड़ता है, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन होकर मिल जाती है, क्योंकि मैनेजर का काम होता है सिर्फ नज़र रखना, या उसका यानी कि अकाउंटेंट वगैरह का नज़र रखना, मगर एम्प्लॉय का सब ज़्यादा काम होता है उसको उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना, उस चीज़ को बनाना। तो फ्लैट स्ट्रक्चर में हम इस तरह करते हैं कि मैनेजर और डायरेक्टर की जो तादाद होती है उसको कम कर देते हैं, एम्प्लॉय की तादाद में हम इजाफ़ा कर देते हैं, जिसमें आपकी जो इनकम होगी, क्योंकि मैनेजर की जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है बजाय एम्प्लॉय के। इसका ये फ़ायदा होगा, आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगी और आपको जो मैनेजर होंगे वो भी कम होंगे, तो इसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो डायरेक्टर जो कि ऑलरेडी आपके कम होते जाएंगे, यानी कि इसमें लॉन्ग चेन के बदले आपकी चेन छोटी हो जाती है, मैनेजर भी कम हो जाते हैं। वो मैनेजर आप डिफरेंट एम्प्लॉय से काम ले रहे हैं, वो भी इसमें सिंपलिसिटी आ जाती है थोड़ी सी, यानी कि जिस तरह हायरार्किकल आर्किटेक्चर में सिंपलिसिटी नहीं, उसमें डिफरेंट तरह की
मैनेजर होते हैं वो डिफरेंट तरह के टॉक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मगर उसमें एम्प्लॉयज़ कम होते हैं और फ्लैट स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं। ये इन दोनों में फ़र्क होता है। और उसके बाद आता है कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग कल्चर होता है, उसमें काम करने वालों को उनको फॉलो करना पड़ता है। हो सकता है वो सफाई के रिलेटिव कल्चर हो सकता है आपको जो यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया हो उसका कल्चर हो। ये नहीं हो सकता अगर आप यूनिफॉर्म के बगैर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएँ। जिस तरह बहुत सी टेक्नोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन है, जिस मोबाइल कंपनी है, उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होता है जिसके बगैर वो यहाँ वहाँ पे काम अपना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वो उनको कंपनी की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, उसको यानी कि उसको पहन के काम किया जा सकता है। एक ये कल्चर होता है। उसके अलावा एम्प्लॉय को अगर कोई सैलरी का या कोई और इशू है तो वो डायरेक्ट जाके सीईओ से नहीं मिल सकता, क्योंकि ये एक कल्चर से बाहर हो जाता है। क्योंकि एम्प्लॉय का काम होता है पहले मैनेजर के पास जाना, अपनी जो उनको परेशानी है वो बताना। अगर मैनेजर से वो हल नहीं होती तो वो डायरेक्टर के पास जा सकता है, वो सीधा सीईओ के पास नहीं जा सकता। ये एक कल्चर से बाहर हो जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉय या मैनेजर का भी काम होता है वो अपने डायरेक्टर को अपनी बात बताए, सीईओ के पास नहीं सीधा जा सकता। ये भी इसकी एक कल्चर से बाहर हो जाता है। यानी कि जो टास्क जहाँ तक उसकी लिमिटेशन है, जो काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसकी जो लिमिटेशन है उसमें काम करने वालों की, वहाँ तक उसको रहना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। ये कल्चर से बाहर चला जाता है। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। उसके बाद होती है मैनेजमेंट स्टाइल्स। मैनेजमेंट स्टाइल 3 तरह के होते हैं। पहला होता है अथॉरिटेटिव स्टाइल, दूसरा होता है पार्टिसिपेटिव स्टाइल और तीसरा होता है मिक्स्ड स्टाइल। सबसे पहले देखते हैं अथॉरिटेटिव स्टाइल। अथॉरिटेटिव स्टाइल का मतलब वो मैनेजर जो अपना डिसीज़न दूसरों पे मुसल्लत करता है, अपना जो सजेशन लेता है वो दूसरों को कहता है मैं ये काम आपने करना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है या कार की कोई प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें कोई अगर एम्प्लॉय को मसला आ रहा है तो ऑथर कहता है, यानी कि जो ऑथोरेटिव मैनेजर होता है वो कहता है आप इस तरह से करें, आप ये काम हो जाएगा, बगैर किसी से कोई सजेशन लिए या किसी से कोई सलाह लिए बगैर मैनेजर अगर एम्प्लॉय को कह देता है आप इस तरह करिए आपका काम हो जाएगा, इसका मतलब उसने ऑथोरेटिव स्टाइल को फॉलो किया। यानी कि अपनी ही बात को दूसरों पे मसलत कर दिया या अपनी ही बात उनको कह दिया, आप ऑर्डर दे दिया आपने ये काम करना है, तो इसको कहते हैं ऑथोरेटिव स्टाइल। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पार्टिसिपेटिव स्टाइल। पार्टिसिपेटिव स्टाइल में इस तरह होता है कि मैनेजर जो होता है वो दूसरों से सलाह लेता है कि हो सकता है मुझसे अच्छी सलाह दूसरे दे सकें। इसमें डिफरेंट तरह की वो सलाह लेता है और उसको जो सी अच्छी सलाह लगती है वो उस पर फॉलो करता है। जिस तरह अगर किसी ने उसे अच्छी सलाह दे दी कि अच्छी सजेशन दे दी, आप मसला आपको दरपेश आ रहा है, अगर आप इस तरह से करें तो आपकी ये यानी कि आपकी जो सलाह आपका जो काम है वो बन सकता है। तो इसका मतलब उसने दूसरों की सजेशन को लेकर फॉलो कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब होता है उसने दूसरों की बात को फॉलो किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है आपने पार्टिसिपेटिव स्टाइल को फॉलो किया। इसके बाद लास्ट भी आता है जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, वो होता है मिक्स्ड स्टाइल। मिक्स स्टाइल का मतलब होता है कि वो मैनेजर या डायरेक्टर वो पता क्या इसमें ये करता है कि वो अपनी सलाह से पहले दूसरों की सलाह लेता है, दूसरों से सजेशन लेके उनके आइडियाज़ को लेकर पहले उस पर यानी कि गौर व फिक्र करता है। उनमें से अगर उसको कुछ अच्छा लगता है, यानी कि जो आइडियाज़ दूसरे ने उसे दिए हैं उसमें से अगर उसे कुछ अच्छा लगता है खुद से कुछ उसमें डाल के, यानी कि दूसरों से सलाह लेकर खुद की उसमें सजेशन डाल के उसका जो अच्छा सा उसने जो डिसीज़न लिया होता है उसे कहते हैं मिक्स स्टाइल। यानी कि उसने दूसरों की बात भी रख ली, अपना भी सजेशन साथ दे दिया, इसे कहते हैं मिक्स स्टाइल, जो कि ज़्यादातर
इंडस्ट्री में और ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब मीटिंग होती है उसमें सब अपनी अपनी सजेशन देते हैं, तो उसमें मैनेजर अपनी भी सजेशन डाल के एक अच्छा सा प्रपोज़ल पेश करता है, तो इसे कहते हैं मिक्स स्टाइल। तो इसके बाद हमारे पास आता है डिसीज़न मेकिंग अप्रोच क्या होती है। डिसीज़न मेकिंग से पता चल रहा है ये क्या चीज़ कह रहा है। इसमें दो तरह की होती है, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल से मतलब कि अगर आपको इशू पैदा हो रहा है छोटा सा, तो आप कहते हैं चलो ये छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी रहने दें, फिर कर लेंगे। अगर छोटी सी प्रॉब्लम आपको मिसाल के तौर पर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ स्ट्रक्चरल क्या होता है। स्ट्रक्चरल का मतलब है अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, हालांकि वो छोटी सी है, अगर ना भी हल करें अभी तो काम चल सकता है, मगर आप ऐसा करते हैं कि ये हो सकता है कल को ये प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी हो जाए, तो वो डिसीज़न मेकिंग की अप्रोच ये होती है कि आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें, वो छोटी सी प्रॉब्लम को आज ही हल कर लें तो बेहतर है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई इंडस्ट्री में काम करें, अगर आपकी मशीन जो प्रोडक्शन बना रही है उसमें अगर छोटा सा फॉल्ट आ जाता है, आप कहते हैं चलो ये छोटा सा फॉल्ट है, इसको रिपेयर करने को रहने देते हैं, अभी काम चल रहा है हमारा, तो आप उसको रहने देते हैं, तो ये हो सकता है कल के लिए आपके लिए बड़ा मसला पैदा कर ले। तो स्ट्रक्चरल का मतलब है अगर छोटी सी प्रॉब्लम उसी को तभी हल कर लिया जाए तो बेहतर है कल के लिए। तो नॉन स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आपको इसको कल पे छोड़ दें, कल से परसों को, उसके बाद 2 दिनों में 4, और इस तरह आप महीनों हफ्तों गुजार दें, इस प्रॉब्लम को सही ना करवाएं, तो वो आपके लिए कल के लिए मसले पैदा करती रहेगी। इसमें वो कह रहे रिक्वायर इंडिविजुअल जजमेंट एंड साइंड वेरी ऑन दी केस ऑफ केस बेस। जब ये प्रॉब्लम आपको आप कल पे छोड़ते जाएंगे तो वो प्रॉब्लम आपके लिए जब बड़ी हो जाएगी तो तब आप उसको रिपेयर करना आपके लिए लाजमी बन जाएगा। जिस तरह मैंने पीछे आपको एक मिसाल दी जिसमें मैंने कहा कि अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपकी कोई मशीन ख़राब हो गई है, तो उसको आप छोटी समझ के प्रॉब्लम छोटी समझ के इग्नोर कर देते हैं, तो वो कल आपके लिए बड़ी बन जाएगी। तो जब आपके लिए वो बड़ी बनेगी तो आपके लिए वो ज़्यादा मसले पैदा करेगी, इसलिए बेहतर होता है उसे टाइम से ठीक कर लेना। ये होता है डिसीज़न मेकिंग अप्रोच। उसके बाद आता है हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सोर्स ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन के जो सोर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। इसमें इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। सबसे पहले देते हैं इंटरनल सोर्स कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है स्टाफ मीटिंग्स। जो आपका स्टाफ है उसके साथ मीटिंग की जाए, जो कि बहुत सी इंडस्ट्री में ऑलरेडी हो रही है। उसमें आपके छोटी फैक्ट्री से लेकर आपकी इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में उसमें तमाम में स्टाफ मीटिंग होती है जो अपनी अपनी राय देते हैं। उसमें डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट पे सब कुछ बताया जाता है। उसके बाद होती है फार्मर रिपोर्ट सिस्टम्स। जो आपने इनकम इकट्ठी की है और मिसाल के तौर पे आपने जो प्रोडक्ट सेल की है और जो प्रोडक्ट आपने अपने वेयर हाउस में जमा करवाई है, यानी प्रोडक्शन के बाद आपने वहाँ पे रखी हुई है एज अ सेलिंग के लिए स्टोर की हुई है, उसके बारे में आपने एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया होता है जो कि आपको बताता है आपकी कितनी प्रोडक्ट सेल हो चुकी है और कितनी रह गई। ये एक फॉर्मल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। उसके बाद होता है प्रोजेक्ट प्रपोज़ल। प्रोजेक्ट प्रपोज़ल ये होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन नया से नया प्रोजेक्ट प्रपोज़ल पेश करती है, जिसमें वो पब्लिक को भी मद्देनज़र रखती है कि पब्लिक को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, उस हिसाब से वो प्रपोज़ल बनाती है। उसके बाद होती है रिसर्च रिज़ल्ट। रिसर्च रिज़ल्ट बहुत ही अहमियत रखता है कि आपकी जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उसमें रिसर्च करना कि उसमें कोई मसला तो नहीं है, वो पब्लिक के लिए बेनिफिट है या उसके लिए उसमें कोई मसले आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि रिसर्च में अगर आपकी इंडस्ट्री में अगर कोई मसला आ रहा है तो वो भी देखा जाता है। रिसर्च में तमाम कुछ देखा जाता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए अहम होता है, क्योंकि रिसर्च बहुत ही अहम होती है। रिसर्च की रिज़ल्ट ही सबसे अहम होता है इसमें इंटरनल रिसोर्स में। उसके बाद आता है एम्प्लॉय सर्वे। आपके जो एम्प्लॉय होते हैं उनका सर्वे किया जाता है, यानी कि उनकी हर तरह से मदद की जाती है।
फाइनेंशियली तौर पे भी और हेल्थी तौर पे भी। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को हेल्थी कार्ड दिया जाता है कि ताकि वो अपना काम हो वो पूरी ज़िम्मेदारी से अदा कर सकें। तो ये एक सर्वे लिया जाता है कि एम्प्लॉय जो हमारे काम कर रहे हैं वो किस हाल में हैं, उसके साथ साथ उनकी सैलरी पे भी नज़र रखी जाती है, सब कुछ इसमें रखा जाता है। उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी एक इंटरनल सोर्स में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल सोर्स में जो होता है वो जो इसमें सोर्स होते हैं वो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हैं। जिस तरह लोन एप्लीकेशन है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लोन लेना चाहती है तो वो बैंक के पास जाएगी। बैंक खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट तरह के टॉक्स पूरे करती है। अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन बैंक की यानी कि टर्म कंडीशन और पॉलिसी पे पूरा उतरती है तो यानी कि बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बनी हुई है फिर वो आपको लोन देगी, अदरवाइज़ आपको लोन नहीं देगी। ये एक एक्सटर्नल सोर्स होती है, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, तो इसे आप लोन एप्लीकेशन कह सकते हैं। उसके बाद होती है परचेजिंग एग्रीमेंट। परचेजिंग, अगर आप किसी से कोई चीज़ पे ख़रीद रहे हैं, यानी कि रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं, तो रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए आपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से एग्रीमेंट करना होता है कि आप मुझे ये रॉ मटेरियल इतने तक दे दें, क्योंकि हमारा इसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी अखराजात आते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय भी की सब कुछ यानी कि उसकी सैलरी वगैरह सब कुछ निकालनी पड़ती है। ये होता है परचेजिंग एग्रीमेंट होता है, वो आप सबसे पहले कर लेते हैं। ये हो सकता है आपके जो आप जो रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं वो कंटेनर्स के हिसाब से 10 कंटेनर्स भी हो सकते हैं, 50, 100, ये आपके डिपेंड करता है आपने कितने ख़रीदने हैं। तो ये आप पहले उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो प्योर होगी, इसमें किसी किस्म की कोई यानी कि 2 नंबर का मसला नहीं होगा, और हर तरह की आप उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसके बाद आता है इसमें एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ही बहुत अहमियत रखता है। इसमें ये होता है आपने अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो आपकी एडवर्टाइजमेंट करती है। जिस तरह सोशल मीडिया पे फेसबुक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आप कह सकते हैं, वो डिफरेंट तरह के आपकी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको सहूलत मुहैया करती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा वेबसाइट हैं जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आप देखा जाए तो लोकली तौर पे बहुत से आपको साइन बोर्ड मिलते हैं जो जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए या शो अप करने के लिए वो अपना साइन बोर्ड आपको यानी कि किराए पे देती है। तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। तो उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट्स। आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को बूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आपने अपनी प्रोडक्ट बना के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में बेच देते हैं जो आगे वो सेल करते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा इसका इम्पैक्ट होता है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई, उसको आपने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में बेच दी, वो आगे आपकी प्रोडक्ट को डिफरेंट यानी कि कह लें डिफरेंट शॉप्स तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचा देगी। तो ये भी इसकी हमने अब पढ़ा कि इंटरनल सोर्स क्या होता है और एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है। आई होप आपको यानी कि ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बहुत से कोर्स पे काम कर रहे हैं। ये चैनल टुकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मैं इसी तरह आपके लिए ये वीडियो बनाता रहूँगा। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।